गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछली जो हमारी क्लास थी बजट की थी, उसका एमसीक्यू हम आपको नहीं कराए क्योंकि आय, बचत, बजट और व्यय ये सब मिक्स करके आपका सारा क्वेश्चन बनता है। तो पिछले क्लास में हम लोग बजट को समझ लिए थे कि बजट क्या है। बजट क्या था? एक आय और व्यय का ब्यौरा था, लेकिन हम दोनों को ही समझना हमको पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हमको दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा कि आय क्या है, व्यय क्या है और बचत क्या है। तो सबसे पहले हम आज आय और व्यय को देखते हैं कि आखिर ये आय है क्या, इनकम जो हमारी है वो है क्या, कितने प्रकार की है, कहाँ कहाँ से आती है, कैसे कैसे हम उसको खर्च करते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको लगता है कि यह चैप्टर बहुत कठिन है, लेकिन आज अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कहीं से आपको कोई भी डाउट होगा। समझ रहे हो ना? तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो पारिवारिक आय है वो है क्या। समझ रहे हो ना? तो देखो, पारिवारिक आय को ग्रास एवं क्रैंडल ने बहुत अच्छे तरह से परिभाषित किया है, ठीक ना? और इनकी परिभाषा को पूछता भी है। इनका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के डेफिनेशन में पूरी हमारी आय समाहित हो गई है। समझ रहे हो ना? हमारा पारिवारिक आय क्या है, फैमिली इनकम क्या है, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हो कि फैमिली इनकम क्या है, हमारा पैसा है। ये पैसा ही हमारा क्या है? आय है। आय है हमारा, यह बहुत सारे स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। जैसा हम एफर्ट करते हैं वैसा ही हमें ये प्राप्त होती है, ठीक ना? आय क्या है? आय उन सभी लाभ एवं सेवाओं का प्रवाह है। जो जितना आप लाभान्वित होते हो, जो आप सेवाएं देते हो किसी को, उसके बदले में जो आपको मुद्रा प्राप्त होती है वही आपका क्या है? आय है। उसी को कह रहा है कि जो लाभ आप लेते हो, लाभ कैसे लेते हो? आप जब कोई सेवा किसी को देते हो तभी आप लाभान्वित होते हो। उसी का क्या है? एक प्रवाह है जो परिवार को, जो हर एक परिवार को, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष परिवार को, हर एक परिवार को एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। निश्चित समय का मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिए जैसे हम सर्विस करते हैं तो हमें क्या पैसा जो मिलेगा हमारा फिक्स रहेगा कि 1 से 2 तारीख में, 3 तारीख में हमें मिल जाएगा। तो ये निश्चित हमारी आय हो गई। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो वह दिन भर करता है तो शाम को उसको पैसा मिल जाता है, ठीक ना? तो वह भी क्या हो गया? एक समय निर्धारित है, कितना काम कर लोगे। इसको भी हम आगे बताएंगे कि इसमें भी एक ठेका लेकर काम किया जाता है, एक दिहाड़ी पर काम किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो हर एक का एक क्या है? एक फिक्स निश्चित समय है कि हम इतना काम करेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? तो हमारा आय क्लियर हो गया कि आय क्या है। क्लियर हो गया ना कि आय क्या है? वह सभी लाभ एवं सेवाओं का प्रवाह है जो एक परिवार को एक निश्चित समय में आय के रूप में प्राप्त हो जाती है। एनी डाउट? आराम आराम से समझिए। देखिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको, अब आपके ही लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये आपके मन से भ्रम हट जाए कि हमारा चैप्टर जो है कठिन है। समझ रहे हो ना? देखिए, ग्रास एवं क्रैंडल का जो डेफिनेशन है इम्पॉर्टेंट भी है और इसी में देखिए सब हमारा छिपा हुआ है। आय, आय इन्होंने क्या कह रहा? आय को पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष। संतोष क्या है? संतोष क्या है आपका? एक मानसिक आय है, साइकिक इनकम है, ठीक ना? जो आप खर्च करते हो और आप संतुष्ट हो जाते हो कि हम जहाँ भी खर्च किए हैं एक तरह से बहुत अच्छा खर्च किए हैं, बहुत उससे हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, तो आपको संतोष मिलता है। कहीं कहीं फालतू खर्च हो जाता है जिससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? बजट ही बनाते हैं, हमें नहीं उस बजट से संतुष्टि कभी कभी मिलती है, कभी कभी उसी मंथ में बहुत अच्छा संतोष हमको मिलता है। वही क्या है? जो हमें
खर्च करने के बाद जो हमें संतोष मिल रहा है, जो हम संतुष्ट हो रहे हैं उस खर्चे से, उस आय से, उस व्यय से, वही क्या है हमारी, वही मानसिक आय है, जिस आय से हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो ना, खर्च करके आप संतुष्ट हो रहे हो, ठीक ना। नहीं भी खर्च कर रहे हो, जो आ रही है आप पहले ही समझ लेते हो कि इतना आ रहा है, मेरा इतना में खर्च चल जाएगा, ये संतोष ही तो है। तो ये मानसिक का प्रवाह है। इन्होंने क्या जोड़ दिया कि मुद्रा यानी पैसा, जो वस्तु लेते हो वस्तु, जो सेवा लेते हो सेवा देते हो वो, और संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने में उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन आता है। समझ रहे हो ना। ग्रास एवं क्रैंडल का डिफिनेशन देखो, सब कुछ बता दिया है कि जो मेरे पास आय आती है, जो हम सेवा देते हैं उसके बदले में जो मुझे मुद्रा मिलती है, जो हमको वस्तु मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही मिलता है। आपको एक काम करते हो तो उसके साथ साथ आपको फ्लैट भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, वस्तुएं भी मिलती हैं। समझ पा रहे हो ना। तो सारी जो आवश्यकता, उस आय से जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि हमारी आय क्या है, क्लियर है। अब देखते हैं कि धन प्रबंध क्या है। आपके चैप्टर में मनी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट ही क्या है, हमारा आय और व्यय का संतुलन है। जब हम क्या करते हैं, मनी को मैनेज करना, मनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि हमें कैसे कैसे उसको खर्च करना है, कैसे कैसे सबके आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये कि हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मुद्राओं का प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं। क्या मैनेज क्या होता है आय का, इस पैसे का मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है, जब आय और व्यय में दोनों में जब बैलेंस बना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम धन व्यवस्थापन कहते हैं, मनी मैनेजमेंट कहते हैं। और धन व्यवस्थापन क्या है, आय और व्यय है। तो ऐसा नहीं है कि मनी मैनेजमेंट आपका अलग से कोई चैप्टर है, यही तो है आय और व्यय का संतुलन, जिसमें हम आय और व्यय का संतुलन करेंगे, बचत करेंगे, तो हमारा मनी क्या होगा, पूरी तरह से मैनेज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, कम धन में ये भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मनी मैनेजमेंट है क्या। पहले तो मनी मैनेजमेंट आय और व्यय का संतुलन हो गया, और आय व्यय का संतुलन होता कैसे है, मनी मैनेजमेंट सही मायने में क्या है, तो कम धन में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आपका क्या कहलाता है, धन प्रबंधन है। ठीक ना। आपके पास कम से कम धन हो और अधिक से अधिक जब संतोष आपको उससे मिलता है, तो क्या उसको हम क्या कहते हैं, वही आपका एक्चुअली धन प्रबंध है, मनी मैनेजमेंट है। समझ रहे हो ना। ज्यादा पैसे में तो सब लोग खर्च चला लेते हैं। अगर हमारा खर्च बहुत कम हो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो, तो कोई टेंशन है, कोई मैनेजमेंट हमको करना नहीं पड़ेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो वो धन प्रबंधन नहीं है। धन प्रबंध क्या है, कम आय में अब परिवार के सारे सदस्यों की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, मनी मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फैमिली बजट क्या है। हर तरह से ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है, किस पर कितना व्यय कर रहा है, कितनी उसकी आय आ रही, कैसे वो हर चीज को लेकर मैनेजमेंट कर रहा है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इतना क्लियर हो गया ना, जितना हम आपको पढ़ाए क्लियर हुआ। कोई भी भाषा आपको कठिन लगा, आपकी लैंग्वेज में ही आपको समझाते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आप ध्यान से पढ़िए, इधर उधर मत जाइए। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, उतना तैयार करिए, हम सब पढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना, सब पढ़ाएंगे। आय का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आय कितने प्रकार की होती है। जो हमारी इनकम है,
यह कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है? तो कितने टाइप की होती है? मौद्रिक आय, मानसिक आय और वास्तविक आय। मौद्रिक मानसिक वही साइकिक इनकम है, ठीक ना। मौद्रिक आय क्या है? जो भी आपको मुद्रा के रूप में जहां से प्राप्त कर रहे हो, ठीक ना। एक वर्कर मजदूरी कर रहा है, उसको शाम को जो उसके हाथ में पैसा मिल रहा है, ठीक। एक सर्विस करने वाला जिसके हाथ में पैसा मिल रहा है महीने के अंत में, ठीक ना। व्यवसाय जो कर रहे हो, जो दुकानदार है उसको पैसा मिल रहा है, वस्तुओं को ले रहे हो, पैसे को दे रहे हो, तो मुद्रा कहीं ना कहीं वह मुद्रा पा रहा है। वह क्या उसके हाथ में आ रहा है? मुद्रा, मनी, पैसा। तो जो मुद्रा आ रही है, जहां से आ रही है, वही तो मौद्रिक आय है। कहाँ इसको याद करने की जरूरत है आपको? जिस माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हो मुद्रा, वही आपका मौद्रिक आय है। उस मुद्रे से, इस मुद्रा जो आपके पास आ गई, इसको जब खर्च कर रहे हो, ये आपके पास आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं धन जो मैनेज आप कर रहे हो, इससे आपको संतुष्टि मिल रही है, ठीक ना। आप जब पैसे को खर्च कर रहे हो, अच्छे जगह लगा रहे हो, कब मान लीजिए असंतोष क्या है, आपको हम पैसा दे दिए कि आप ले जाइए, है 2000 लीजिए, अपना ड्रेस ले लीजिएगा, ठीक ना। अब आप ड्रेस लेने गई, आपको 2000 में ड्रेस बहुत अच्छा मिल गया, ये लगेगा कि वो 4000 का है। आई, पहनी, बहुत टिकाऊ भी था, एकदम आपके ओकेजन के अकॉर्डिंग था। अब उस कपड़े को पहन के आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई कि इस बार का जो कपड़ा मुझे मिला है, अक्सर आप करते हो यही, इसलिए आप लोगों पर ही उदाहरण दे रहे हैं। उस सूट को पहन लिए, उस साड़ी को जब पहन लिए आप, तो आपको संतुष्टि मिली कि ये साड़ी मेरी बहुत यूजफुल है। एक तो हम इसको कहीं भी पहन लेते हैं, बहुत कम पैसे में मिल गई, और हर ओकेजन में ये काम दे देती है। ये आपको क्या हुआ? संतुष्टि मिल गई। दूसरा क्या है कि आप वही 2000 गई और वो साड़ी जब लाई, पहनी, कलर खराब हो गया, कलर डिसकलर हो गया, कहीं पहन के गई तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या आपको मिलेगा? पैसा तो खर्च की है, लेकिन संतुष्टि आपको नहीं मिली है, ठीक ना। तो जो संतुष्टि नहीं मिलती है, जो संतोष मिलता है, जो संतुष्टि आपको मिल गया है पहले वाले कपड़े में, वही आपका क्या है? वही मानसिक आय है, साइकिक इनकम है। क्लियर है कि क्या है? ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखते हैं, एक हमारी आय जो होती है, यह रियल इनकम होती है। यह दो जगह से प्राप्त होती है, एक तो डायरेक्ट इनकम होती है, एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। एक मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, तो एक वस्तुओं और सेवा के रूप में प्राप्त होती है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन आपका यहाँ से ज्यादा बनता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक ना। आय का जो ये हम करते हैं, ये जो टाइप है रियल इनकम में, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो आप आज समझ लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका, अब रियल इनकम को देखते हैं कि रियल इनकम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ये रियल इनकम का टाइप है। एक तो डायरेक्ट इनकम हमें मिल रही है और एक इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि उल्टा होता है। प्रत्यक्ष का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप दिमाग में ये डालिएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब कि दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे ये चीज अपने दिमाग में अगर आप डाल ली तो कभी क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकती हैं। समझ रहे हो ना? अब देखिए, डायरेक्ट इनकम होती क्या है? डायरेक्ट इनकम क्या है, ठीक ना। इसमें परिवार के सदस्य बिना धन खर्च किए, इसमें जो परिवार का सदस्य है वो कोई मुद्रा खर्च नहीं कर रहा है। किसमें? डायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट आपको मिल रही है, कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? कुछ एफर्ट नहीं करना है। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। प्राप्त कर लेता है, जैसे निःशुल्क मकान। एक सरकारी कर्मचारी है तो उसको तो सरकार दे ही रही है पैसा। समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए हम लोग मकान नहीं लेते हैं तो उसका पैसा भी मिल जाता है, लेकिन मकान का के नाम पर आपको
या चारे मिलता है। समझ रहे हो ना? तो आप मुझे मिल रहा है, अब मकान जो हमको फ्री में मिल रहा है वह क्या हो गया, वह डायरेक्ट इनकम हो गई। मुझे डायरेक्ट मिल जा रहा है, मुझे कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है। क्लियर है ना? दूसरा क्या कह रहा है कि चिकित्सा सुविधा, एक डॉक्टर है उसको हर कुछ सरकार दे रही है, सारी फैसिलिटी दे रही है, बस जाके उसको ट्रीटमेंट करना है। वहां पे हो टेलीफोन, एक अधिकारी जब होता है उसको उसके जो कमरे होते हैं उसको फ्री में आवास मिलता है, उसको वहाँ टेलीफोन मिलता है, उसको गाड़ी मिलती है, उसको फ्लैट मिलता है, उसको नौकर चाकर मिलते हैं। समझ रहे हो ना? आप मान लो ये तो एक अधिकारी की बात हो गई, एक कर्मचारी की बात हो गई। आप अपने पर उदाहरण ले लो। आप घर में सब्जियां उगवा रहे हो, सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, अपना ड्रेस सिल ली, अपने कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर ली, तो आपका पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है ना? सब्जी उत्पादन कर रहे हो तो वो डायरेक्ट इनकम आपके पास आ रही है कहीं ना कहीं। आप कहीं आपको पैसा नहीं दे रहे हो सब्जी का, उस सब्जी को यूज कर रहे हो, उतना पैसा आपके पास डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट वो आपके पास मिल जा रही है सुविधा। तो हमारी क्या हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आय कहते हैं। वो जो मुझे डायरेक्ट मिल जा रही है। क्लियर है? समझ रहे हो ना? पिछले बार के आपके पेपर में आया था कि विरासत में संपत्ति जो मिलती है वह कौन सी होती है। कहीं कहीं आयोग भी इसमें बहुत सारा मिस्टेक कर देता है, ठीक ना? विरासत में आप अगर आय को पढ़ोगे तो एक उपार्जित आय होती है, एक अनुपार्जित आय होती है। उपार्जित आय जो होती है आप अपने मेहनत से कमाते हो, अनुपार्जित आय जो विरासत में मिल जाती है आपको, पैतृक संपत्ति है, ठीक ना? और वो किस में आएगा, इसी में आएगा, ठीक ना? समझ रहे हो ना? अब देखो, अप्रत्यक्ष आय की हम बात करें, इनडायरेक्ट इनकम की बात करें, तो अब देखिए यहाँ पे परिवार के सदस्यों को धन खर्च करके प्राप्त करना पड़ता है। यहाँ पे जब धन देगा कोई व्यक्ति, जब पैसा देगा तभी उसको वो चीज मिलती है। जैसे गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, जो भी आप पैसा से खरीदते हो वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक ना? जहां पैसा देकर आप खरीद रहे हो। क्लियर है? एनी डाउट अगर जहां होगा, बहुत लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, उस पर मत जाइएगा। एक बार किताब खोलकर देख लीजिएगा, मंजू पाटनी की खोल के देख लीजिएगा, आप वृंदा सिंह की देख लीजिएगा, इसके अलावा भी उषा टंडन की है, बहुत सारी एचएम की बुकें हैं, खोल के देखिएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज वहां कठिन रहता है, लेकिन निष्कर्ष आपका यही निकलेगा। क्लियर है ना? पढ़ के आराम से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अब आप लोग खुद समझदार हो गए हो कि हमको कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, जहां समझ में आ रहा हो, ठीक ना? जहां ये जितना भी हम आपको देते हैं सारी चीजें एथेंटिक देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इस पर ये मत सोचिएगा कि कहीं कुछ गलत हो सकता है। ये अपने बाई मिस्टेक बोलने में कुछ हो जाता है इधर उधर बात, समझ रहे हो ना? लेकिन जितनी रिटन मटेरियल आप देखते हो, लेते हो, ये सब एथेंटिक रहती है। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन इस पर बहुत सारे कराएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका, ये समझ लिए हो ना दोनों को कि रियल इनकम क्या है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आय के स्रोत। आय के स्रोत कहां कहां से हमें आय मिलती है, ये धन हमें आता कहां से है, समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो एक मानसिक श्रम करता है, एक मानसिक श्रम के द्वारा प्राप्त होता है और एक शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक? शारीरिक श्रम के यह दोनों ही जगह से हमें क्या मिलती है, आय मिलती है। एक हमारा होता है मेंटल एफर्ट होता है, एक फिजिकल एफर्ट होता है, ठीक? जैसे टीचर है, जैसे हम हैं, हमारा जो श्रम है वो मेंटल है, हम मानसिक कार्य करते हैं, शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। जबकि एक मजदूर है, वो शारीरिक कार्य करके अपना पैसा कमा रहा है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना? अब देखिए मजदूरी जो है, यहीं पे हम आपको दे दिए हैं कि आप इसको
ले लीजिएगा यहाँ से। मजदूरी क्या है आपका? शारीरिक क्षमता के द्वारा मिलती है। व्यक्ति जो लेबर है वो दिन भर काम करता है, तब जाके उसको शाम को पैसा मिलता है। दिन भर बहुत मेहनत करता है, उसके मेहनत को अगर आप देख लेंगी तो आप सोचेंगी कि मेरी पढ़ाई उससे लाख गुना बेहतर है, लाख गुना हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये सबसे आसान है। पढ़ाई क्या है? यह सबसे आसान काम है। आपको एक जगह अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के सिर्फ मेंटल एफर्ट करना है। समझ रहे हो ना? आप बस समझ नहीं पाते हो कि हमको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। ठीक, तो ये जो हमारा मजदूरी है, ये एक वर्कर है, वो दिन भर काम बेचारा करता है, तो शाम को उसको पैसा मिल जाता है। वो मौद्रिक आय होती है जिसे लेकर वह जाता है, अपना जीवन यापन करता है। वेतन है जैसे हम लोगों को मिलता है, ठीक ना? वेतन है, हमको मेंटल एफर्ट के द्वारा मिल रहा है। ब्याज है, ब्याज क्या है? हम क्या करते हैं, पूंजी अपना, जो मेरे पास पैसा आ जाता है, हम जमीन खरीद लेते हैं, कहीं मकान बना के उसको रेंट पर दे देते हैं, तो वहां से भी मुझे पैसा मिलने लगता है और हर मंथ मुझे एक फिक्स सैलरी की तरह वहां से भी पैसा मिलने लगता है। तो वह क्या हो जाता है, वह भी हमें एक आय का स्रोत हो जाता है, वहां से भी हमें आय मिलने लगती है, पैसा आने लगता है। ये भी क्लियर हो गया। लगान क्या होती है? जैसे क्या होता है कि भूमि आर्थिक कार्यों हेतु देकर जो भूमि होती है, जैसे खेती किया जाता है ना, खेती करना, ये समझ लो खेती किया जा रहा है, उस सेवा के बदले में मिलने वाली आय होती है। जैसे लगान वसूल किया जाता है, ये कर लगता है, उस पर आप देखिएगा, कभी पूछिएगा अपने जो घर में खेत वोत का काम करते होंगे तो उनको लगान भरना पड़ता है। समझ रहे हो ना? तो ये लगान जैसे क्या है, एक आय के रूप में होती है। आय, वहां से भी आय मिलता है, जो कोई अगर दे देता है तो वहां से भी आपको आय मिलता है, और आप जो भी देते हो सरकार को देते हो, ठीक ना? नेक्स्ट आपका क्या है? लाभ। लाभ का मतलब होता है कोई भी अगर हम प्रॉफिट कमाना, एक जुआ ही खेल रहे हो तो बहुत जोखिम वाला काम होता है, लॉटरी ले रहे हो ये भी जोखिम वाला काम होता है। लाभांश है, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो, वहां से भी लाभ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, ठीक ना? वहां से भी आय आपको मिलती है। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक ना? आराम से ध्यान से देखिए, कोई भी अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। अब क्या होता है, पेंशन और ग्रेच्युटी क्या होती है? सेवा, जो लोग निवृत्त होते हैं, जो लोग रिटायर होते हैं, उनको इकट्ठे कुछ राशि मिलती है, जैसे 4 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जिसका जैसा ग्रेड होता है उसी के आधार पर उसको कुछ राशि उन्हीं के पैसे से कटी होती है, लेकिन एक मुश्त राशि मिलती है, एक ही साथ कई लाख मिल जाता है जो रिटायर लोग होते हैं, ठीक ना? उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी कहते हैं। री नहीं है, टी है, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी कहते हैं। समझ रहे हो ना? और ग्रेच्युटी के अलावा जब वो हर मंथ उनको क्या होता है, पेंशन मिलती है, जो अब सरकार खत्म कर दी है। समझ देख रहे हैं ना, ओपीएस के लिए कितना लोग लड़ रहे हैं। तो ये ओल्ड जो पेंशन होती है पहले के लोगों को मिलती थी, अब जो जितने न्यू कर्मचारी हैं, जैसे हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना? अब इस पर बात हो रही, जैसे पेंशन का नाम सुन रहे हो ना, वही पेंशन है, पहले के लोगों को मिलती थी, अब इसके लिए बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। तो वो जो पेंशन मिलती है हर मंथ, उसी वो क्या है, एक आय का स्रोत हो जाती है। समझ रहे हो ना? जितना उनका रहता है सैलरी, उसका कुछ परसेंट आपको उसका पेंशन के रूप में हर महीने मिलता रहता है। नेक्स्ट क्या है आपका, यही ग्रेच्युटी को फिर अलग कर दिया गया है, जो एक ही में समझा दिए। बोनस जो है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जैसे उनको दीपावली वगैरह पे जो भी कोई फेस्टिवल होता है तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाता है। समझ रहे हो ना? कुछ पैसा दे दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं। वो भी हमारा क्या है, एक आय के रूप में मिलती है। आय का मतलब क्या है, एक पैसा मिलता है, ठीक ना? आपको एक पैसा मिलता है, एक राशि मिलती है, ठीक ना? उपहार, आप देखते ही हो कि अगर शादी है, विवाह है, पार्टी है, तो ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं। गिफ्ट मिलते हैं तो क्या होता है, वो काम आता है, उतना पैसा आपको खर्च करके उस चीज को लेना नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इनकम का आपका स्रोत हो जाता है। रॉयल्टी जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि रॉयल्टी क्या है? तो रॉयल्टी जानते हो, जो रेट
जो राइटर होता है, लिखता है किताब को, उसके बदले में जितने उसकी किताबें पब्लिश होती हैं उसका परसेंटेज उसका अकाउंट में आता रहता है, वो हमेशा मिलता है। अगर वो राइटर नहीं रहा तो उसके पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। जितना वो बिकेगी, जैसे मान लीजिए मंजू पाटनी की बुक पढ़ते हो, पहले के पढ़ते हो, तो जितनी इनकी मार्केट में बुक पब्लिश हो रही हैं, बिक रही हैं न्यू एडिशन के नाम पर, तो जितना आप ले रहे हो, जितना बिक रही है, तो वो नहीं होंगी तो उनके परिवार को भी वो हमेशा मिलता रहेगा। जब तक आप लेके पढ़ोगे तब तक उसका पैसा उनके परिवार वालों को मिलता रहेगा। क्लियर है ना? इसमें से किसी को कोई डाउट? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे। अब देखिए, आय का जो स्वरूप होता है, इसको भी हम बता के स्वरूप करके क्वेश्चन आए तो आप घबराइएगा मत। ये इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? एक स्वरूप ही है। ठीक, प्रत्यक्ष क्या है? मजदूरी से प्राप्त पैसे होते हैं। जैसे अगर हम आय को देखें, किसी अगर डायरेक्ट इसी तरह हम देख लें कि ये किस रूप में है, किस फॉर्म में है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? किस रूप रंग में है। ठीक ना, वो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। स्वरूप जब आएगा तो क्या क्वेश्चन हम आंसर करेंगे, और अगर प्रकार आएगा तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? तो ये फॉर्म की बात कर रहा है। अप्रत्यक्ष, किसी के माध्यम से कोई चीज आपको मिल जाती है, वह अप्रत्यक्ष आय होती है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट है, इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री इनकम होती है। ठीक ना, अतिरिक्त आय होती है, अनुपूरक आय होती है। ये समझ लीजिए कि यह वह आय होती है, यह वह आय होती है जो व्यक्ति नौकरी करता है उसके अलावा भी कुछ काम करता है। जैसे ट्यूशन पढ़ा ले रहा है, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ये क्या है? एक सप्लीमेंट्री इनकम है। समझ रहे हो ना? तो ये इसी को हम अतिरिक्त आय या अनुपूरक आय के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जैसे देखो, हम यहाँ पे दे भी दिए हैं कि जैसे नौकरी के साथ ट्यूशन पढ़ाना, बागवानी करना, फूल बागवानी करके फूल को सप्लाई कर देना, ठीक ना, मकान किराए पर दे देना, वहां से भी कुछ पैसे आ रहे हैं। तो ये सारे जितना भी हम एक पार्ट टाइम जॉब कह लो, कि हम जितने भी जिस टाइप का हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वहां से जो इनकम आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री इनकम कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि हमारा व्यय क्या है। ठीक, व्यय क्या है? पारिवारिक व्यय है क्या? आय पढ़ लिए तो खर्च भी तो करोगे, खर्च करोगे ना। पैसा आया तो रखोगे नहीं ना, उसको खर्च करोगे ना, रखोगे तो बचत में। पहले तो अब खर्च भी कर लें, हमारे पास पैसा आ गया, अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है कि पैसे का करें क्या। समझ रहे हो ना? तो वही हम क्या करते हैं, अब हम फैमिली व्यय को पढ़ेंगे। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस सेवाओं पर हम खर्च करते हैं, समझो जो हमारे परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उस पर जो हमारा परिवार खर्च करता है, जिस सेवाओं पर जो हम खर्च करते हैं, वही खर्च करने को क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। क्लियर है? देखो, जैसे ये है, हर जगह हम खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, ये हमारा पैसा है। यहाँ पे हम किस पे खर्च कर रहे हैं? कंप्यूटर पे कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई पे कर रहे हैं, यहाँ हम खेल पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम फर्नीचर पे कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? जगह जगह पे देखो, हम हर जगह खर्च कर रहे हैं। मेरे पास पैसा आ गया, उसको हम हर मदों पे खर्च कर रहे हैं, और जो खर्च कर रहे हैं वही परिवार में जो खर्च कर रहे हैं, परिवार में जो खर्च करेंगे वो पारिवारिक व्यय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब उसमें देखो, आय में कंप्लीट कर दिए थे। आय का ये पूछता है कि आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वहां से कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो हम पैसा हमारे पास है ये खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो हमारा सामाजिक स्तर हो गया, आर्थिक स्तर हो गया, जैसा भौगोलिक कारक हो गया, जैसा ठंडी लगेगी तो हमें उलन की जरूरत होगी तो पैसा वहाँ उलन पे खर्च करेंगे, गर्मी आएगी तो कॉटन पे खर्च करेंगे। समझ रहे हो ना? इस टाइप से ये हमारा जो खर्च करने का जो तरीका, जहाँ जहाँ खर्च करते हैं वही उसको प्रभावित करने वाला कारक होता है। ठीक ना? अब देखते हैं, पारिवारिक व्यय को समझ लिए ना कि पैसा आया
और हम जब खर्च कर दिए वही हम क्या हो गया, वही हमारा पारिवारिक व्यय हो गया। पारिवारिक व्यय के प्रकार देखते हैं कि हमारा जो पारिवारिक व्यय है वो कितने प्रकार से होता है, ठीक ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहले तो देखिए कि हमारा जो व्यय है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका पर्सनल होता है और एक होता है सोशल व्यय होता है, ठीक ना। अब आपका जो पर्सनल व्यय होता है, जितना हम अपने आवश्यकताओं पर खर्च कर रहे हैं, आज खर्च कर रहे हैं, कल खर्च किए थे और कल करेंगे, ये सब मेरा पर्सनल हो गया, ठीक ना। आज मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरी ज़रूरतें जो हैं वही क्या हमारा होता है, वही पर्सनल व्यय होता है, ठीक ना। और पर्सनल व्यय क्या है, आज ही तो खर्च नहीं करेंगे, हम कल भी करेंगे और कल भी किए थे, ठीक ना। तो ये भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार से खर्च करते हैं, वर्तमान पर, भविष्य पर और भूत पर, ठीक ना। ये तीनों पर हम खर्च करते हैं, क्लियर है। दूसरा जो है भविष्य की आवश्यकता मैं बता ही दी आपको। जो सामाजिक व्यय होता है बहुत ही आसान है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, इसलिए कि सब लोग इतना कॉमन चीजें हैं कि इतना आसान आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ रहे हो ना। जहां जहां से बन सकता है उसको हम डिफाइन कर दे रहे अच्छे से। सामाजिक व्यय क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। जो हम समाज में व्यय करते हैं ये भी 2 टाइप का करते हैं, एक तो अपनी इच्छा से करते हैं और दूसरा हमारे इच्छा के विरुद्ध करते हैं, समझ रहे हो ना। एक क्या होता है, एक इनवॉलंटरी होता है और एक वॉलंटरी होता है, समझ रहे हो ना। इनवॉलंटरी में क्या, अनैच्छिक व्यय क्या होता है, जो समाज आपसे करवाता है, आपका मन तो नहीं करता है, टैक्स देने का मन करता है, बिजली का बिल देने का मन करता है, समझ रहे हो ना। ये क्या करता है, हमें समाज में रहना है, अपना जीवन यापन करना है तो देना ही पड़ेगा, समझ, देना ही पड़ेगा। तो देना ही की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम प्रेशर में हैं, कहीं ना कहीं हम क्या है, प्रेशर में दे रहे हैं बिजली का बिल। जो टैक्स भर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम दबाव में दे रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं। ऐच्छिक व्यय होता है जो समाज में, जैसे दान दे देना, अनाथालय में दान दे देना, मंदिर बनवा देना, ठीक ना। अनाथालय में आप जो डोनेट करते हो, मंदिरों में जो डोनेट कर, धर्मशाला बनवा देते हो, ये वृद्धाश्रम बनवा देते हो, समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, वहाँ आप दे देते हो कि लीजिए आप स्वेच्छा से करिए। तो ये हमारा इच्छा होता है, ये सब लोग नहीं करते, जिसका मन करेगा वो करेगा, जिसका नहीं मन करेगा वो नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है, जिसका नहीं भी मन करेगा उसको करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर है दोनों व्यय। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा व्यय के कुछ और भी प्रकार हैं, कौन कौन से हैं इसको भी हम देख लेते हैं। पहले तो ये 3 जो व्यय होते हैं, एक निश्चित होता है, फिक्स होता है कि हम यहाँ पे कितना हम एक्सपेंड करेंगे, ये निश्चित है। जैसे क्या है निश्चित, आपका स्कूल का फीस और आप इधर उधर करोगे तो पेनाल्टी भरना पड़ेगा, स्कूल से बाहर बच्चों को भेज दिया जाएगा, तो ये फिक्स है कि मुझे फीस इतनी डेट तक जमा करनी है, क्लियर है। जैसे बिजली का बिल नहीं दोगे तो आएगा बिजली वाला काट देगा, तो भी फिक्स है कि नहीं भरना जरूरी है, जरूरी है ना। मकान का किराया नहीं दोगे तो मकान मालिक निकालने लगेगा। तो ये जो सारे जो हमारे व्यय हैं, भोजन पे करोगे फिक्स व्यय, नहीं करोगे तो खाओगे कैसे, समझ रहे हो ना। कपड़े पे करोगे, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी निश्चित हैं कि उस पर भी करना ही करना है। हम कितना भी, कोई आप देखते हो कि एक मजदूर भी कमाता है तो पहले खाता है, पहनता है, रहता है। तो ये जो तीनों हमारी आवश्यकताएं हैं ये भी हमारी फिक्स हैं, समझ रहे हो ना। जानते हो अब इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है कि आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे, कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या कहता है उसके आधार पे क्वेश्चन बनता है। इसलिए उसके चारों तरफ घूम के चीजों को समझ लिया करिए, समझ रहे हो ना, कि इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर और क्या कोई पूछ सकता है। यहाँ तक जब आपका दिमाग जाएगा तब एग्जाम क्लियर कर पाओगे, क्लियर है ना। अर्ध निश्चित, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, मेरे पास जितना पैसा आएगा उसी हिसाब से मेरी इच्छाएं बढ़ती हैं
और उसका हम पूरा करते चले जाते हैं। समझ रहे हो ना? अगर मेरे पास पैसा आया, आप देखो इसको लिख दिए हम एक ही स्टेटमेंट में कि जैसा आपके पास पैसा हो वैसे ही स्थिति में जिंदगी अपनी व्यतीत करना। कम पैसा है तो थोड़ा सा अपना भोजन सिंपल खाओ, ठीक ना, दाल चावल रोटी सब्जी खा लो। अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो उसके साथ फ्रूट भी ले लो, सलाद भी ले लो, दही भी ले लो, दूध भी ले लो, अन्य पौष्टिक चीज़ों को आप इंक्लूड कर लो। पैसा अगर आपके पास कम है तो काम चलाऊं कपड़े ले लो, अगर पैसा आपके पास है तो एक्सपेंसिव कपड़े ले लो। समझ रहे हो ना? तो अर्ध निश्चित है, इसका कोई फिक्स नहीं है। जितना आपके पास आय आती है वैसे ही आप उसको व्यय करते हो। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर हो रहा है ना? अब देखो अन्य व्यय, इसके अलावा भी हमारी जो आय होती है अन्य व्यय भी होता है। जैसे मान लीजिए आपका कहीं टूर बन गया, आपको गर्मी की छुट्टी में कहीं जाना है तो वहाँ भी पैसा खर्च होता है ना। शादी पर जाना है वहाँ भी खर्चा होगा। मनोरंजन चाहते हो, इंटरटेन करना चाहते हो तो ये भी हमारा अन्य व्यय में आता है। जितना भी विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक ना। आप अच्छा बेड ले लोगे, अच्छा फर्नीचर ले लोगे, अच्छी अच्छी चीजों को खरीद के रख लोगे, ये क्या है? आपकी विलासिता। समझते हो ना कि विलासिता क्या होती है और आरामदायक क्या होती है? जैसे घर है, आपके 2 कमरे 3 कमरे में भी आप आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। ये आपके आराम के हिसाब से कि यहाँ किचन रहेगा, यहाँ मेरा ये रहेगा, मुझे बहुत आराम है, मुझे बहुत सुकून है। विलासिता क्या हो गया? नहीं, मुझे एक हवेली चाहिए, मुझे नौकर चाकर चाहिए, मुझे एक हवेली चाहिए, अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छे चीजों को हमको खरीदना है, ब्रांडेड ही चीजों को हमको लेना है। ये क्या हो गई? यही विलासिता हो गई। क्लियर है? एनी डाउट? तो हम तीनों को यहाँ पे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। ओके, आगे चलें। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर जब क्लियर कर लोगे आप, कौन कौन सा? बजट, आय व्यय और बचत, जितने उसके साधन हैं, तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक, मतलब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और आप उस लायक बन जाओगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इससे आएगा उसको कर ले जाओगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या है। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो सब लोग जान रहे हो कि जैसे हमारे आय को प्रभावित कारक करता है और उसे व्यय को भी प्रभावित कारक करते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो हमारे खर्चे को प्रभावित कर देते हैं। कैसे? कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारा पैसा हमसे खर्च करवा देता है, हमको मेरे पास पैसा रहने नहीं देता। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब यही है कि जो पैसा आप बचा के रखना चाहते हो वो कहाँ कहाँ खर्च हो जा रहा है, क्यों नहीं बच रहा है, ठीक ना। तो बचत में बताएंगे कि कैसे बचेगा। अभी तो आप बजट बनाना सीखे, कमाना सीखे, अब खर्च करना सीख रहे हो, ठीक ना। देखो पहला ही है, क्या है? पारिवारिक ढांचा। पारिवारिक ढांचा में क्या होता है? एकाकी परिवार होता है, एकाकी परिवार होता है, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक ना। न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली होती है ना। अब देखो व्यय कैसे प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे जब एकाकी परिवार है तो यहाँ ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। ये मत सोचिएगा कि हम उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। क्यों ज्यादा खर्च पैसा होता है? क्योंकि यहाँ पे कमाने वाला एक है, बहुत रहेगा तो 2 रहेगा, हस्बैंड वाइफ रहेंगे ना। एकाकी फैमिली यही है ना कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो 2 ही कमा रहे हैं। जबकि ज्वाइंट फैमिली में हर एक मेंबर कमा रहा है, तो इनकम कहाँ आपके पास ज्यादा आई? यहाँ पे आई, यहाँ आय ज्यादा हुई, सारे लोग कमा रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ ज्यादा इनकम आ गई, अगर ये मत सोचिएगा कि यहाँ कम सदस्य हैं तो कम खर्च है, यहाँ ज्यादा सदस्य हैं तो ज्यादा खर्च है, यहाँ पे मत जाइएगा, दिमाग यहाँ पे मत लाइएगा, क्वेश्चन यही फंसता है आपका। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब संयुक्त परिवार है तो आप मकान एक ही चाहिए ना, टीवी क्या चाहिए, एक ही चाहिए, गाड़ी एक ही से काम चल जा रही है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात, रेंट एक ही जगह जा रहा है, नौकर जो है, नौकर है, एक ही नौकर सबका काम कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार के दो ही सदस्यों के से जितनी जरूरतें हैं पूरा हो जा रही, जितने दो सदस्य कमा रहे हैं, बाकी सारे सदस्यों के क्या पैसा क्या हो रहा है, बच रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ सबके कमरे में टीवी की जरूरत नहीं है। अगर काम चलाने की बात कहो तो एक कमरे में अगर टीवी लगा दोगे, एक हॉल में टीवी लगा दोगे तो सब लोग वहाँ एंटरटेन कर सकते हैं। एक गाड़ी ले लोगे तो सब लोग उससे जा सकते हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ विलासिता में मत जाइएगा कि सबके लिए अलग गाड़ी, सबके लिए, यहाँ पे एक कॉमन सी बात हो रही है। समझ रहे हो ना, एक कॉमन बात हो रही है। अब यहाँ क्या हम करेंगे, अब यहाँ पे हमारा पैसा कम खर्च होगा, जबकि यहाँ तो है तो कमाने वाला दो ही है, इसको गाड़ी भी चाहिए, इसको टीवी भी चाहिए, इसको नौकर को भी देखना, इसी को रेंट भी देना है। समझ रहे हो ना, रेंट भी देना है, सब कुछ इसको अपना ही मैनेज करना है। आई बात समझ में, जबकि यहाँ सारे सदस्य कमा रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है और इन सब वस्तुओं पे कम खर्च हो रहा है, सिवाय किसके, बस खाने में ज्यादा यहाँ पे व्यय होता है, यहाँ खाने में कम होता है, जो कि आप जान रहे हो, बजट में पढ़े हो कि भोजन पे प्रतिशत व्यय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। क्लियर है ना, एनी डाउट? अब चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपका। परिवार में सदस्यों की संख्या ये प्रभावित करता है, जितने सदस्य, अब देखिए ये अलग पॉइंट हो गया, यहाँ पे पारिवारिक जो ढांचा है यही प्रभावित किया। पारिवारिक आय, कितना इनकम आ रही है, जितना इनकम आएगी उतना ही ना खर्च करोगे। और परिवार में सदस्य की संख्या, सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं तो खर्चे ज्यादा होते हैं, कम होते हैं तो कम होते हैं, खर्चा हमारा कम होता है। सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं, कुछ हमारे समाज में ऐसे रीति रिवाज बना दिए गए हैं, जैसे मरने के बाद खिलाना, शादी में फंक्शन बहुत बड़ा भव्य आयोजन करना, हर रस्म निभाना, ये क्या है, एक परंपरा है, एक हमारे समाज के द्वारा बनाई गई परंपरा है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं हो सकता। आजकल देख ही रहे हो कि लव मैरिज हो जा, कोर्ट मैरिज हो जा रहा है, उसमें क्या खर्चा है, कुछ नहीं, लेकिन जब अपने धर्म और परंपरा के अनुसार करोगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, प्रभावित हुआ ना पैसा। तो ये हमारी जो परंपराएं हैं ये भी हमारे पैसे को प्रभावित करती हैं, व्यय को प्रभावित करती हैं, खर्चे को प्रभावित करती हैं। क्लियर है? मनोवैज्ञानिक स्थिति, आपकी जो मनोदशा है, खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, अगर मन की स्थिति है, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो पैसा क्या होता है, ज्यादा खर्च होता है। आपका दृष्टिकोण बहुत हाई फाई का है, बहुत हाई फाई सोचते हो, नहीं हम दो ही कपड़े पहनेंगे लेकिन ब्रांडेड पहनेंगे, ठीक ना, हम खाएंगे थोड़ा ही खाएंगे लेकिन हम ये खाएंगे। ये जो मन, हमारी जो मनोवैज्ञानिक कंडीशन है, ये हमारे पैसे पर प्रभाव डालती है। जैसा हमारा सोच वैसा हमारा पैसा खर्च होता है। परिवार का स्तर मेंटेन करने के लिए भी हमें खर्च करना पड़ता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम ये टीचर हैं, मान लीजिए टीचर हम हैं, टीचर तो मान लीजिए हैं ही, अब उसको मेंटेन अगर हम ना करें कि हमें समाज में कैसे रहना है, तो क्या होगा, हमारा पैसा तो खर्च हो रहा है ना, किसके लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। समझ रहे हो ना, एक डॉक्टर है, एक अधिकारी है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। समझ रहे हो ना, अगर मान लीजिए एक विधायक जी ही हैं, उनके पास अगर एक जगह नहीं रहेगी, फर्नीचर नहीं रहेगा, तो कैसे लोग आएंगे बैठाएंगे, तो उनका खर्चा प्रभावित हुआ ना। क्यों प्रभावित हुआ, उनका जो स्तर है। क्लियर है ना, तो जैसा हमारा स्तर होता है वैसे ही हम पैसा खर्च करते हैं, करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय का प्रकार। व्यवसाय में वही आएगा
एक टीचर कॉपी किताब पे, और एक वकील अपने उस पे, अपने ड्रेस पे, अपने फाइलों पे, अपना एक डॉक्टर क्या है अपने क्लिनिक पे। तो जिसका जैसा व्यवसाय रहता है, एक मजदूर जो है अपने उस जितना उसका औजार होता है उस पे खर्च करेगा ही करेगा, ठीक ना। एक गृहिणी अगर है, वर्किंग लेडी है, तो सारे साधनों को खरीदेगी तो पैसा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है काम को करने के लिए। तो ये सारा जो हमारा व्यवसाय है, कहीं ना कहीं पैसा इससे खर्च हमारा हो रहा है। जैसा व्यवसाय है वैसा पर पैसा हम खर्च कर रहे हैं। शारीरिक स्थिति, आप किस कंडीशन में हो, कैसा कंडीशन है, आप खड़े होके काम कर ले रहे हो कि बैठ के काम कर ले रहे हो, कि तबीयत ठीक है कि स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, जैसा रहोगे वैसा आपका उपकरण की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो ना, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन होती है। आई बात समझ में। अगर बीमार हो तो दवाइयों में खर्च होगा, अगर चल नहीं पा रहे हो तो ज्यादा साधन की जरूरत हो रही है कि हमें कितना साधन मिले कि हम काम कर लें। हमसे हाथ से कपड़े नहीं धुला पा रहे, बैठ के नहीं धुल पा रहे हैं। आई बात समझ में। रहने का स्थान एवं स्थिति, जहाँ जैसा लोग रहते हैं, मान लीजिए गांव में रहे तो पैसा थोड़ा कम खर्च होता है, शहर में रहे तो पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होता है। गांव में असुविधा है, दूर विद्यालय है तो गाड़ी की जरूरत है, तो हमें पहले लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अगर पास में है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है तो पैसा कम खर्च होगा। आई बात समझ में। तो जैसा रहने का स्थान होता है, जैसी स्थिति आपकी होती है, वैसे हमारे पैसे खर्च होते हैं। गृहिणी की विवेकशीलता एवं कुशलता, समझ रहे हो ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गृहिणी आपकी बहुत कुशल है, बहुत विवेकशील है, तो वह कम पैसे में ही अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करा देती है। कम पैसे में ही वो हर चीज को एडजस्ट कर लेती है, मैनेज कर लेती है कि कैसे हमें क्या करना है। अगर उसके पास विवेक नहीं है तो कितना भी उतना ही, एक दो व्यक्ति है, एक उसके पास बहुत कौशल अच्छा है, किसी के पास नहीं है, पैसा उतना ही आ रहा है, एक कर्जे में डूबा हुआ है, एक उसी को कर्जा दे रहा है। यही विवेकशीलता कहलाती है कि कोई भी काम करो विवेकशीलता। कल मुझे हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा रहे कि कल कोई भी दुर्घटना घट सकती है। समझ रहे हो ना, कोई भी दुर्घटना घट सकती है तो आप उसमें खर्च कर सकते हो। जैसे आकस्मिक व्यय होता है, ठीक ना, अनावश्यक व्यय है, आकस्मिक व्यय है, व्यय तो बहुत सारे होते हैं। आकस्मिक व्यय, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट जाए आपको व्यय करना पड़ जाता है, क्या होता है पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। आई बात समझ में। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है, एनी डाउट? तो हमको लगता है कि आपका पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जितना अभी आप पढ़े हो, आय पढ़ लिए, व्यय पढ़ लिए, बजट पढ़ लिए, इतने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय से क्वेश्चन आता है तो इस बार भी वैसे ही आएगा। समझ रहे हो ना, इस बार और कहीं से आ सकता है। ये समझ के, ये सोच के हमें कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए। एकदम मेहनत से पढ़िए, को हमारे लेक्चर को डेली देखा करिए। एक नहीं बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार में आप देख लेते हो ना, तो आपको उस चीज को भूल नहीं पाओगे। हमारी लैंग्वेज आसान रहती है, आपके हिसाब से रहती है। समझ रहे हो ना। तो इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखकर कंफर्म कर लिया करिए। और मिलते हैं हम कल बचत को लेकर, देखते हैं कि बचत क्या है, हम किन किन माध्यमों से बचत कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो आज का क्लास देखिएगा और समझिएगा। कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू।